जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो भारत किस तरह पाकिस्तान पर हावी होगा। इस वीडियो में हम दोनों की सेनाओं में तुलना करेंगे और देखेंगे कि कौन से देश भारत का साथ देंगे और कौन से पाकिस्तान का। इस युद्ध का नतीजा क्या होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में पूरी तरह समझा और देखा कि कैसे वो आतंकवादी वायु शरण वैली में घुसे और कैसे उन 26 लोगों को मारा। तो इस हमले की वजह से पूरे देश में माहौल गर्म है और लोगों का कहना है कि चढ़ जाओ पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की आर्मी भी यही चाहती है। लेकिन भारत सरकार इसका जवाब कैसे देगी ये हमें नहीं पता। जवाब में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें इन्होंने सिंधु जल समझौते को रद्द किया है और इससे सिंधु नदी से पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक दिया गया है। और पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत ने सिंधु नदी समझौते को रद्द किया तो हम इस युद्ध की चेतावनी मानेंगे। तो सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान की सेना में तुलना करेंगे और इसके साथ हम पाकिस्तान की कमजोरी को भी देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कि क्या युद्ध जरूरी है या कुछ और भी किया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सैन्य जनशक्ति के बारे में। तो भारत के पास 14 लाख सैनिक सेवाओं में सक्रिय है और पाकिस्तान के पास 6.5 लाख। भारत के पास 11 लाख सैनिक रिजर्व है और पाकिस्तान के पास 5 लाख। भारत के अंदर पैरामिलिट्री और स्पेशल फोर्सेस की संख्या 21 लाख की, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आसाम राइफल्स और आईटीबीपी जैसी विशाल फोर्सेस शामिल है। और पाकिस्तान के पास 5 लाख है, जिसमें रेंजर्स, फ्रंटियर और कॉर्प्स शामिल है। भारत के पास कुल 4300 से ज्यादा टैंक है, जिसमें T-19, भीष्म, अजय, अर्जुन, एमबीटी, T-72 जैसी विध्वंसक टैंक शामिल है। पाकिस्तान के पास 2500 से अधिक टैंक है, जिसमें अल खलीद, अल जरार, T-80 UD जैसे टैंक शामिल है। पाकिस्तानी टैंक हल्के टैंक के जरिए तेज मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन भारत के भारी टैंक उन्हें बहुत ही आसानी से रोक सकते हैं। भारत के पास कुल 4800 से ज़्यादा बख्तरबंद वाहक है और पाकिस्तान के पास 3400 से ज़्यादा बख्तरबंद वाहक है। ये वाहक सैनिकों को लड़ाई के मैदान में सुरक्षित पहुंचाने का काम करते हैं और सैनिकों का बचाव करते हुए हमला करने का भी काम करते हैं। इसके बाद है आर्टिलरी गन यानी भारी तोपें। ये दुश्मन पर बहुत दूर से गोले बरसाने का काम करती है। ये दुश्मनी सेना के टैंकों, बंकरों, सप्लाई रूट्स और सेना बेस को तबाह कर देती है, जो हमने 1999 में पाकिस्तानी सेना को नंगा करके कूटा था। तो इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आर्टिलरी गन ने ही नहीं थी। तो भारत के पास इसकी संख्या कुल 10,000 से ज़्यादा है और पाकिस्तान के पास 4500 से ज़्यादा। अब हमने ज़मीन की लड़ाई के बारे में समझ लिया, अब हम थोड़ा आसमान की तरफ देखते हैं। तो भारत के पास देखा जाए तो 1700 से ज़्यादा विमान है, जिसमें 600 से ज़्यादा फाइटर जेट्स है, जिसमें सुखोई, डसॉल्ट, मिकोयान, MiG-29 और तेजस जैसे धुआंधार विमान शामिल है। पाकिस्तान के पास 350 से ज़्यादा लड़ाकू विमान है, जिसमें F-16, JF-17 और मिराज जैसे विमान शामिल है। भारत के पास बेहतरीन तकनीक वाले लड़ाकू विमान है, जो हवा में लड़ाई, बमबारी और लंबी दूरी वाली लड़ाई में अधिक सक्षम है। पाकिस्तान के पास F-16 और JF-17 जैसे अच्छे विमान हैं, जो इनकी सुरक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाते हैं, लेकिन भारत की तुलना में इनकी विमानों की रेंज और आधुनिकता कम है। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई सिर्फ ज़मीन और आकाश में नहीं होगी, बल्कि समुद्री लड़ाई भी इसमें बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी। अगर इसमें तुलना करें तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं युद्धपोत यानी वारशिप्स को। ये विशाल जहाज होते हैं जो समुद्र के अंदर होने वाली लड़ाई के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये जहाज समुद्र में किसी भी खतरे से निपट सकते हैं। ये विमानों और पनडुब्बियों को नष्ट कर सकते हैं। इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें विमानवाहक पोत, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर जैसे प्रकार आते हैं। भारत के पास 295 से ज़्यादा युद्धपोत है और पाकिस्तान के पास 100 से कम। भारत के पास 2 सक्रिय विमानवाहक पोत है, जिसमें एक का नाम है INS विक्रमादित्य और दूसरे का नाम है INS विक्रांत। और समुद्र में लड़ाई जीतने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का होता है। पाकिस्तान के पास अभी वर्तमान में एक भी विमानवाहक पोत नहीं है, जो था उसे हमने 1971 में नुकसान पहुंचा दिया। इसके बाद है पनडुब्बियाँ, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र के अंदर से चलती है और ये कहाँ से घुसी और कहाँ से निकलेगी और कब हमला करेगी ये किसी को नहीं पता। भारत के पास इसकी कुल संख्या 11 है, जिसमें से एक न्यूक्लियर एनर्जी पर चलने वाली है, और पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 8 है और उनकी पनडुब्बियाँ पुरानी है। अब हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम के बीच में तुलना। अगर भारत के पास देखा जाए तो अग्नि 5, ब्रह्मोस, पृथ्वी और रुद्रम जैसी मिसाइल सिस्टम शामिल है, जिसमें हम अग्नि 5 जैसी मिसाइल से चीन तक हमला कर सकते हैं और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल से हम ज़मीन, हवा और आसमान में ताबड़तोड़ हमला कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास देखा जाए तो बाबर, शहीन-3 और नस्र जैसी मिसाइल है। नस्र मिसाइल के जरिए पाकिस्तान छोटे परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है और शहीन-3 मिसाइल के जरिए पाकिस्तान भारत के अंदर तक हमला कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है, वो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को हवा में रोक सकता है, जिसमें S-14 आकाश और बराक जैसी रक्षा प्रणाली शामिल है। S-14 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को नष्ट कर सकता है और आकाश और बराक
ये हमें मल्टी लेयर डिफेंस प्रोटेक्शन देता है। पाकिस्तान के पास देखें तो HQ-9, स्पाडा और LY-18 जैसी रक्षा प्रणाली शामिल है। HQ-9 पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है, लेकिन इसे चीन ने बनाया और आपको चीन के सामान के बारे में तो पता है कि ये कितना चलता है। तो ये HQ-9 कब अपना रास्ता पलट लेगा ये किसी को नहीं पता। ये चाइनीज़ लोग सिर्फ अपने खुद के लिए सामान अच्छा बनाते हैं। देखा जाए तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा गहरा, बहुस्तरीय और टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है, लेकिन भारत के S-400 और बाराक के सामने कमज़ोर है। अब हम लास्ट में देखते हैं परमाणु हथियारों को। मैंने अब तक आपको जो सभी हथियार बताए उसके इस्तेमाल के बाद जब युद्ध हाथ से निकल रहा हो तो लास्ट स्टेप परमाणु हथियार ही आती है। भारत के पास देखा जाए तो 164 परमाणु हथियार है और हमने नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी अपनाई है, यानी हम किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार है और इन्होंने इसकी इस्तेमाल के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं अपनाई है। परमाणु शक्ति में संख्या की बात की जाए तो लगभग दोनों ही बराबर है, लेकिन ये पाकिस्तान के बम किस तरह फटेंगे ये किसी को नहीं पता। और हमारे पास 164 परमाणु बम है, ये भी हम नहीं कह सकते, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और वो है भी कितना सा और उसके लिए परमाणु बम भी कितनी लगेगी। लेकिन हम पाकिस्तान पर परमाणु हमला नहीं करना चाहते। हमारा कहना है कि एक बड़ी JCB लेकर उन्हें ढकेलते ढकेलते समंदर में ढकेल दो, क्योंकि हम उन ज़मीन को ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आखिर में तो हमारी है। उसमें उस ज़मीन का क्या दोष है जिस पर ये गलत बीज गिर गए हैं। तो अंत में देखा जाए तो भारत की सैन्य शक्ति पाकिस्तान को किसी भी कोने में पछाड़ देगी और ये बात पाकिस्तान की आर्मी को भी पता है। अगर दूसरे देश की बात की जाए तो पाकिस्तान का साथ चीन और तुर्की दे सकता है, लेकिन ये भी हमसे सीधा दुश्मनी नहीं लेगी, ये इसे कुछ थोड़े बहुत हथियार प्रोवाइड करेगा। अगर भारत की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहले आएगा रूस, ये भारत के पूरे समर्थन में खड़ा रहेगा। उसके बाद आएगा इजराइल, ये दोनों भारत के सामने सीना तान के खड़े रहेंगे। और इसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भी हमारे पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन हमें इस भिखमंगे को मारने के लिए किसी भी देश के समर्थन की ज़रूरत नहीं है, हम इसे अकेले ही एक हाथ से निपट सकते हैं। अब हम लास्ट में देखते हैं कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करना ज़रूरी है कि ये कुछ और करके भी इनसे निपटा जा सकता है। तो जैसे आतंकवादियों ने हमला किया तो इसके जवाब में भारतीय सरकार ने सिंधु नदी जल समझौते को रद्द कर दिया और इसके पानी को रोक दिया। सिंधु नदी के पानी से पाकिस्तान की 60 से 70% खेती होती है। तो भारतीय सरकार को और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके पानी को रोकना है और भारत के अन्य राज्यों में इस पानी को फैला देना है। इससे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा और पहले से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है और बची कुची इससे बर्बाद हो जाएगी। युद्ध से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें बिना गोली चलाए उन्हें चोट पहुंचानी होगी। युद्ध से फायदा होगा तो वो पाकिस्तान की आर्मी को होगा, भले ही वो कुत्ते की तरह हमसे हार जाए। अगर वर्तमान में देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान को चलाने का काम वहाँ की आर्मी करती है। वहाँ के प्रधानमंत्री से बड़ा डिसीजन वहाँ का सेना प्रमुख ले सकता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो गई कि आप सोच नहीं सकती। वहाँ पर आटा 600 रुपये किलो मिलता है। तो जिस देश में लोगों की स्थिति ऐसी हो चुकी है वो अपनी सरकार के खिलाफ कदम तो उठाएंगे। तो इससे बचने के लिए वहाँ की सरकार एक पर्याय निकाल के आती है कि उन लोगों को किसी और चीज़ में उलझाओ, तो निकल कर आता है युद्ध। तो युद्ध से हमारी सेना को थोड़ा भी फायदा नहीं होगा, जो फायदा होगा वो वहाँ की आर्मी को होगा। और हम दादा भी बनने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बलूचिस्तान नामक राज्य अलग होने वाला है। तो वो पाकिस्तान का बेटा हुआ और पाकिस्तान हमारा, तो रिश्ते से तो वो हमारा पोता हुआ। तो हमें इस खेल को अलग रख के हमारे पोते के जन्म में हाथ बटाना होगा। और ये बात अपने दिल में बिठा लो कि ये पाकिस्तानी किसी की नहीं हो सकती, हर ये अपने देश की नहीं होती। ये अपने ही देश में अपनी मस्जिद में बम फोड़ देते, तो इन पर हम क्या भरोसा रखें। और इनका उद्देश्य यही है कि भारत के मुसलमानों और हिंदुओं में विवाद हो जाए, जो इनकी बस की बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा विवाद भारत की हिंदू और मुसलमानों में है, जो मानव व्यवहार में ही आता है, क्योंकि भारत एक जॉइंट फैमिली जैसा है और फैमिली में तो विवाद चलता ही रहता है। और उसमें होता ही रहता है कि कोई कहता है कि तुम कम काम करते हो, कोई कहता है तुम बहुत खाती हो, मोटी हो गई हो भैंस की तरह। तो ये चलता ही रहता है। अगर देश में सिर्फ हिंदू ही रहे तो हम जाति पर लड़ेंगे, तो ये चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो हमें सबसे पहले सोचना होगा कि हम पहले भारतीय, फिर उसके बाद मानव और लास्ट में धर्म और परिवार। तो हमें सबसे पहले भारत के बारे में सोचना होगा और फिर मानवता के बारे में। तो मेरा भारत सरकार से एक ही निवेदन है कि आप पानी को रोके रखो और जल्दी से पाकिस्तान की डिलीवरी कर दो, जिससे हमें हमारा पोता बलूचिस्तान देखने को मिले। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान से क्यों अलग होना चाहता है, अगर आपको इसके बारे में समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।